1114 दिन अदालती मफरूर और इश्तिहारी रहने वाले लीगी कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसा तारीखी रिलीफ मिला है जो आज तक किसी कॉन्विक्ट को, किसी मुजरिम को, अदालती भगौड़े को नहीं मिला। और इस तारीखी रिलीफ के बाद पूरी लीगी कयादत निहाल हुए जा रही है। चलो चलो लाहौर चलो के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचे, जहां पर लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम से मुखातिब होंगे। आज अदालत का फैसला कितना मानी खेज है, क्या क्या इंडिकेटर्स दे रहा है? क्या यह बता रहा है कि छड़ी घूम रही है, ये मैजिकल स्टिक नवाज शरीफ के हक में घूम रही है? क्या नवाज शरीफ किसी डील के तहत, किसी अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान पहुंचे हैं? सवाल तो यह भी है कि अगर डील हुई है तो क्या मतलब नवाज शरीफ तारीख में कभी बदल नहीं पाएंगे? यानी वही नवाज शरीफ है जिसने अपनी डील करने की रवायत को बरकरार रखा है, और वही मैजिकल छड़ी जो नवाज शरीफ के हक में घूम रही है। वो कहते हैं बच्चा चबूरा घूम जा, ये कहते हैं घूम गया उस्ताद। और वही मैजिकल छड़ी इमरान खान के सर पर पड़ रही है। एक तरफ रिलीफ ही रिलीफ है और दूसरी तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। यह अरेंजमेंट, यह सिलसिला और कितनी देर तक जारी रहेगा? और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो क्या कोई तब्दील नवाज शरीफ होंगे या वही नवाज शरीफ होंगे जो लेट 80s के अंदर दिखाई देते थे? और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही जीटी रोड की सियासत को या जीटी रोड की जमात को रिवाइव कर पाएगी, या फिर एक चेंज्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी? आज का व्लॉग इसी बारे में है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 21 अक्टूबर 2020 की शाम मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया था और कहा था कि अदालती भगौड़े हैं, और एक इश्तिहार जारी कर दिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर भी वो इश्तिहार आवेजा कर दिया गया था। आज उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है कि 3 साल बीत गए, 2023 साल पहुंचा है, और आज यानी 19 अक्टूबर 2023 को उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को वतन वापस पहुंचने का एक नादिर मौका दे दिया है कि वो वतन वापस आए और 24 अक्टूबर तक अदालत की रूबरू पेश हो जाएं, यानी अदालत के सामने सरेंडर कर दें। यह अपनी नौयत का पहला वाकया है। आज से पहले ऐसे अदालती नज़ायर तो मौजूद है कि जहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को या एब्सकॉन्डर्स को अदालत की तरफ से अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका दिया गया हो, यानी उनको बेल दी गई हो। उसमें आसमा अरबाब का केस बड़ा प्रोमिनेंट केस है, शर्जील इनाम मेमन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका बड़ा ही लाइमलाइट में रहने वाला केस है। लेकिन नवाज शरीफ को जो बेल दी गई है, यह अपनी नौयत का अनोखा और पहला वाकया है, क्योंकि नवाज शरीफ सिर्फ एब्सकॉन्डर नहीं थे या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं थे, बल्कि वो अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए गए थे। वो कॉन्विक्ट थे, जेल में थे, जिस वक्त उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इलाज की गरज से बाहर जाने का मौका दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर तो था ही, लेकिन उस वक्त की तहरीक इंसाफ हुकूमत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला था, और यूं हुकूमती स्टैंप के साथ नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए, और उसके बाद 4 साल खुद साख्ता जला वतनी काट के वो 21 अक्टूबर 2023 को लाहौर पहुंचने जा रहे हैं, जहां मीनार पाकिस्तान साए तले वो अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। ये तारीख कोई बहुत सादा सी नहीं है, बड़ी गुंजलक है, बड़ी पेचीदा है। इससे पेशतर कि मैं जरा माजी में जाऊं, मैं रीसेंट हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2019 को वतन से बाहर जाने वाले नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को जलसा आम से खिताब करते हैं। जलसा आम से यह खिताब वर्चुअल खिताब होता है, और यह खिताब गुजरावाला के मकाम पर किया जाता है। गुजरावाला के मकाम पर किए गए इस खिताब में नवाज शरीफ साहब वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, और उस सवाल का जवाब जो खुद ही जीटी रोड पर वो पूछते चले गए थे कि मुझे क्यों निकाला, वो जवाब खुद इसी जलसे से खिताब करते हुए दे देते हैं और बताते हैं कि मुझे जिन्होंने निकाला वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता है। वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, वो जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते हैं, और कहते हैं कि जो कुछ किया धरा है, आपने मेरी चलती हुकूमत को घर भेजा, मुझे घर भेज दिया, यानी मुझे निकाला, इसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। यानी अपने साथ किए का रिस्पॉन्सिबल वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं। यही वो मकाम होता है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉपुलर जमात बन के उभरती है और मरियम नवाज साहिबा मज़ाहमत का इस्तारा बन जाती हैं, क्राउड पुलर के तौर पर जानी जाने लगती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों में बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। डस्का इलेक्शन आपको याद होगा, NA 75 के डस्का इलेक्शन में धुंध छाती है, और वहाँ इंतखाबी नताइज को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ROs का सहारा लेती है, और फिर जो नताइज आते हैं उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना सिर्फ ये कि तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि चैलेंज किया जाता है। डब्बे जब दोबारा खुलते हैं, वोटों की गिनती दोबारा होती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को फतहयाब करार दिया जाता है,
और यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात बनकर उभरती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, मामला आगे बढ़ते हैं, नून लीग अपने हालात को ख़राब करती चली जाती है। ख़ास तौर पे जिस वक्त 16 माह की हुकूमत लेती है, महंगाई का रैला आता है, पब्लिक पर प्रेशर बढ़ता है, तो वही पॉपुलैरिटी जो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चल रही थी, वो पॉपुलैरिटी रेत की दीवार साबित होती है या मिलिया मेट हो जाती है उस वक्त जब एक डील करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन यानी पीडीएम हुकूमत में आ जाती है। हुकूमत में जिस वक्त नून लीग आती है तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा होता है, साइफर लहरा चुके होते हैं खान साहब। उस वक्त खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद रख चुके होते हैं और पंजाब के अंदर होने वाले 20 ज़िमनी इंतखाबात के अंदर यानी 20 इलेक्शंस पे होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशस्तों पर फतहयाब करार पाती है। तो कहिए कि आरटीएस बिठाया जाता है या पंक्चर लगाए जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब से निकाल बाहर किया जाता है और पंजाब की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर उभरती है। तभी मियाँ साहब का जो एग्रेशन है या ग्रजेस है इस्टेब्लिशमेंट को लेके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं। यानी उस वक्त जब मियाँ साहब अपनी साहबजादी के हमरा लंदन से वापस पहुंचते हैं, आके गिरफ्तारी देते हैं, गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी में ही इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो 2018 के नताइज कुछ इस तरह के निकलते हैं। और फिर 2018 के इलेक्शंस हारने के बाद मियाँ साहब के साथ जो कुछ होता है, मियाँ साहब एक डील करके, मैं ये भी आपको बता दूं कि मियाँ साहब जब लंदन गए थे तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब को रास्ता दिया था। वाकिफ़ाने हाल बताते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि मियाँ साहब आपके लिए ये टिकट है लंदन की, आप पहली फ़्लाइट पकड़ें और लंदन चले जाएं। जिसके बाद मियाँ साहब ने कहा था बस अगले 3 ऑप्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही ऑप्शन पे इत्तफाक करता हूं और मैं लंदन जाने के लिए तैयार हूं। ये वो लंदन जाके बैठ गए और आज तक वापस नहीं आए, लेकिन अब 21 अक्टूबर को वापस आने जा रहे हैं। लंदन बैठ के ही मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस कदर राब्ते में रहे कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक्त मियाँ साहब ने अपने ही लोगों को कुरान पाक पे हल्फ लेकर ये कहा कि आपने जनरल बाजवा के हक़ में वोट देना है। फिर जब मियाँ साहब को एक नादर मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत घर भेजी जा सकती है, इस सूरत में कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए पार्लियामान में, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ले आए और फिर एक इंतखाबी यानी इत्तेहाद करके एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई। पीडीएम हुकूमत का नाम इसको दिया गया, जिसकी लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी। यानी शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर अल्टीमेटली इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। उनसे पहले मिफ्ता इस्माइल और ये सब मामला चलता रहा, लेकिन मेरे इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंप दिया गया। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डील करके इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के अपने मामला सेट करती रही, तो अब हालात नून लीग के लिए वैसे ना रहे जैसे उस वक्त थे जब मियाँ साहब ने गुजरांवाला के अंदर तकरीर की थी। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये कोई नई बात नहीं है। मियाँ साहब की सियासी तारीख इस तरह की डील्स के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, समझौतों के साथ भरी पड़ी है। मैं 1989 की बात करूं या 1993 की बात करूं, मैं 1999 की बात करूं या 2007 की बात करूं, ये वो तमाम इंपॉर्टेंट या लाइमलाइट ईयर्स है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि जब किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार की जंग में इक़्तिदार लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ या यूं कहिए कि अस्करी हलकों के साथ मियाँ साहब ने डील की। 1989 में उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और फिर उस वक्त एक मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको MRD कहा जाता है, वो मूवमेंट्स भी चलाई गई और फिर अल्टीमेटली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर मियाँ साहब की हुकूमत आती है। फिर मियाँ साहब की हुकूमत के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कोशिश करती हैं किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के करीब आ सकें, वो आती हैं, फिर वो तख्ता उलट दिया जाता है। फिर मियाँ साहब फ़ारूक लगारी के साथ साजबाज करके हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर 1996 में जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो ये समझा जाता है कि जब मियाँ साहब बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है कि 1999 के अंदर मुशर्रफ साहब फिर मार्शल लॉ लगा देते हैं और फिर मियाँ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है और फिर एक डील करके जिसके अंदर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होती है, बिल क्लिंटन की हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है और उस वक्त के सऊदी फरमारवा भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर एक कतरी तैयारा आता है और मियाँ साहब को सऊदी अरब ले जाता है। इसी तरह से 2007 में जो NRO हुआ उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान वापस आ गई, मियाँ नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आए और यूँ 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत मिली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। 2013 में भी अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, लेकिन उस वक्त भी डॉन लीग्स का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक बहुत बड़ा मामला इवॉल्व किया और डॉन लीग्स के नतीजे में मियाँ साहब की हुकूमत को घर भेज दिया गया। अब एक बार फिर मियाँ साहब ने बहुत स्ट्रगल के दिन देख लिए हैं, ज़ेरे अताब रह चुके हैं, नैब की बहुत सारी पेशियाँ भुगत ली हैं, उनके खिलाफ केसेस कतई नज़र इस बात से कि वो झूठ पर मबनी थे या दुरुस्त थे, वो बनाए गए इकामा पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
मियाँ साहब ने थोड़ी देर के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया, लेकिन उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को इसलिए बनाया क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ये कह चुकी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। मज़ामत करके बिल आखिर नून लीग ने मफामत कर ली है और एक डील के नतीजे में कि हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें बदले में हुकूमत दे देना। यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीली हुई उसमें भी मियाँ साहब का बहुत बड़ा रोल है। और अब इस्टेब्लिशमेंट में होने वाली तब्दीली के नतीजे में, यानी उसके एवज़ या उसके सिले में मियाँ साहब के साथ जो वादा किया गया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वादा निभाया जा रहा है। अब मियाँ साहब को पाकिस्तान लाकर उनको कैंपेन करने का पूरा मौका दिया जाएगा और फिर उनकी ज़िद है कि उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए चौथी बार। तो चौथी बार मियाँ साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म यानी मुल्क की बागडोर उनके हाथ में देना मकसूद है। भले वो 3 महीने के लिए दी जाए, 6 महीने के लिए दी जाए, बल्कि बेशक वो 10 दिन के लिए क्यों ना दी जाए, लेकिन उस ज़िद को तोड़ना ज़रूरी है। यानी मियाँ साहब की वो जो ज़िद है कि हालात को 2017 वाले नुक्ते पर वापस लाया जाए, यानी ग्रैंड रीसेट किया जाए, तो ग्रैंड रीसेट का बटन दबा दिया गया है और हालात को 2017 जहां मियाँ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो मियाँ साहब को एक बार फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना के उनकी अना को तस्कीन पहुंचाना मकसूद है और ये किया जाएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या खोया और क्या पाया है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान होगा? क्योंकि लेट 70s और लेट 80s की सियासत अब नहीं है, बहुत कुछ है जो तब्दील हो गया है। मियाँ साहब तब्दील नहीं हुए, लेकिन लोग तब्दील हो गए हैं, इंतखाबी स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है, माइंडसेट तब्दील हो गया है और फिर इंतखाबात का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, धड़े की सियासत है, वो भी खासी हद तक तब्दील हो चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मियाँ साहब तब्दील, पहले भी मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे थे, डील्स करते रहते, सरेंडर करते रहते, अब फिर उन्होंने अपनी रवायत बरकरार रखी है, यानी वो तब्दील नहीं हुए। और लोग इस हद तक तब्दील हो गए हैं कि लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि मुल्क में अब कोई दाएं और बाएं बाजू की जमात नहीं है। 70s 80s के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, अब कोई राइट लेफ्ट नहीं है। ये तय हो गया आज के बाद कि मुल्क में जमात वही इक़्तिदार में आती है जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होती है, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो होने की कोशिश कर रहे होते हैं वो महज दिखावा कर रहे होते हैं, ड्रामा कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि मज़ाहमत करके मफामत कर सकें और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे यानी उनके कंधों पर बैठ के हुकूमत में आ सकें। तो एक बार फिर मियाँ साहब ने ये प्रूव भी कर दिया है, यानी पाकिस्तान की सियासत में कुलिया एक ही है और वो यही है कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंजिंग ये होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर लोग जाएंगे तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि महंगाई जो हुई है इसके रिस्पॉन्सिबल आप है। लोग सवाल करेंगे कि वोट को इज्जत दो के बयानिए का क्या हुआ। लोग सवाल करेंगे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब का क्या हुआ। लोग सवाल करेंगे कि जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार के एहतसाब का क्या हुआ। लोग सवाल करेंगे कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ जो नारा आपने बुलंद किया था, अब एजाजुल एहसन का क्या करना है। तो इन सवालात का जवाब मियाँ साहब क्या देंगे? क्या मियाँ साहब चुप का रोज़ा तोड़ेंगे? जैसे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा डील करके वापस तो आई, लेकिन आते ही उन्होंने उस माहिदे से रूगर्दानी की और उसके बाद उन पर नज़ला गिरा। तो क्या मियाँ साहब उस माहिदे से फिरेंगे? यानी आके जब आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर अगर इकट्ठे होते हैं लोग वो देखेंगे, तो क्या जज्बात की रौ में बह के मियाँ साहब किसी माहिदे की पासदारी से हट जाएंगे, रूगर्दानी करेंगे, या फिर बैन ही उस माहिदे के ऊपर कारबंद रहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब पहुँचेंगे तो किसी का और खिताब नहीं होगा, सिर्फ मियाँ साहब मुखातिब होंगे और लोग मियाँ साहब को सुनेंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएंगे। तो मियाँ साहब के पास उस दिन लोगों को देने के लिए क्या होगा, 21 अक्टूबर उनकी आने वाली सियासत का रुख मुतय्यन कर देगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।